नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज विश्व कैंसर दिवस है। जी हाँ, हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि कैंसर आखिर है क्या, आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैंसर से हम बच किस प्रकार से सकते हैं। कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, ये सब आपको बताए जाते हैं। कुछ प्रेरणास्पद कहानियाँ बताई जाती हैं जिससे आपको भी कैंसर से लड़ने में मदद मिल सके। तो आज यह वीडियो बनाने का भी हमारा यही मकसद है। इसमें न सिर्फ आपको अपने परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, बल्कि कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मैंने दी हैं। और अंत में बताया यह भी है कि कौन कौन सी भारतीय हस्तियां हैं जो कि कैंसर से लड़ करके अपने जीवन में वापस लौटे हैं और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे देश और दुनिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, WHO के आंकड़े और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह प्रण लेना है कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके हौसले को बढ़ाना है और इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों के संकल्प को टूटने नहीं देना है। अब आइए और देखते हैं हमारा वीडियो। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC के द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। यानी सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस जेनेवा, स्विट्जरलैंड में UICC के द्वारा मनाया गया था। हालांकि कुछ अन्य प्रमुख कैंसर सोसाइटी, ट्रीटमेंट सेंटर, पेशेंट ग्रुप और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इनको आयोजित करने में मदद की थी। जानकारी के अनुसार उस समय लगभग 12.7 मिलियन लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोगों की जान कैंसर की वजह से जा रही थी। तो इस प्रकार से कैंसर दिवस की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा UICC के द्वारा। यह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है, ग्लोबल प्रोग्राम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना है तथा विश्व में सरकारों और व्यक्तियों को कैंसर के प्रति कार्रवाई के लिए संवेदनशील बनाना है। आगे देखते हैं। देखिए, इस पिक्चर में इसका थीम भी दिया हुआ है, आई एम एंड आई विल, जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। और इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस की थीम आई एम एंड आई विल है और यह 2019, 20 और 21 तीनों साल के लिए यही सेम थीम रखा गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि भैया आई एम, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, और आई विल मतलब मैं लड़ता रहूँगा जब तक कि जीत नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन भाषा का यूज किया गया है, तो मैंने आपको जो है एकदम सरल भाषा में समझाया। आगे देख लेते हैं। ये कैंसर बर्डन इन 2018 का आंकड़ा दिया हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अ मेजर कॉज फॉर रैपिड राइज इन कैंसर केसेस इन इंडिया सेज स्टडी। एक अध्ययन के अनुसार जो आपका सामाजिक आर्थिक असमानता है वह कैंसर के केसेज में तेजी से वृद्धि का कारण है भारत में। ठीक है, नए केसेज कितने आए हैं? 1.16 मिलियन नए केसेज आए हैं और जिनमें मृत्यु कितनी हुई है? 7,84,800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ये 2018 का आंकड़ा है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कैंसर का प्रकार है भारत में वह है आपका ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद है ओरल कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर, फिर स्टोमक कैंसर और उसके बाद क्लोरेक्टल कैंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुषों में ओरल, लंग, स्टोमक, क्लोरेलिकल एंड ओसोफेगल कैंसर जो है वह 45% होता है। जो कैंसर का नया केस आता है उसमें पुरुषों में सबसे ज़्यादा केस है ओरल कैंसर का। ठीक है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो केस आता है वह है ब्रेस्ट कैंसर का। और ये सब मिलाकर के 60% केसेज जो होते हैं वह महिलाओं में होते हैं। तो यह कुछ आंकड़े हैं। वर्तमान में कैंसर दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में 2040 तक रोकथाम और देखभाल के निवेश की कमी के कारण कैंसर के मामलों में 81% की वृद्धि होने की संभावना है। तो यह बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो ये आंकड़े जो है आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। यदि आपको मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आंकड़े आप यूज कर सकते हैं 2040 तक के।
यह एक डराने वाला तथ्य है कि दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से दम तोड़ते हैं। इनमें से 40 लाख लोग समय से पहले मर जाते हैं। ये 40 लाख लोग वो हैं जो 30 से 69 साल की उम्र में ही अपनी जान गंवा देते हैं। वक्त का तगाजा है कि इस बीमारी के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़ी जाए, वरना 2025 तक इसकी वजह से समय से पहले होने वाले मौतों की संख्या बढ़कर 60 लाख तक होने की आशंका है। तो यह सही में डरावना आंकड़ा है भैया। आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एक फिगर बना करके दिया हुआ है कि आपका 70% जो कैंसर होता है, कैंसर से मृत्यु जो होता है वह डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। इसके अलावा देखते हैं तो 9.6 मिलियन जो मृत्यु होती है वह प्रत्येक वर्ष होती है कैंसर से। इसके बाद दिया हुआ है ओवर अ थर्ड ऑफ कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल, मतलब 1/3 जो कैंसर के मामले होते हैं उनमें रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा है कि टोटल एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ कैंसर इज $1.16 ट्रिलियन। अब आप सोच सकते हैं भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है, अभी 3.5 के आसपास है ट्रिलियन डॉलर, और जो आपका खर्च होता है कैंसर के कारण, जो पैसा खर्च होता है पूरी दुनिया में, वह है 1.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कैंसर के बारे में। 9.6 मिलियन पीपुल डाई फ्रॉम कैंसर एवरी ईयर, प्रति साल जो है 9.6 मिलियन लोग कैंसर से मारे जाते हैं। 17 पीपुल डाई एवरी मिनट फ्रॉम कैंसर, कैंसर से प्रति मिनट 17 लोग मारे जाते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ कॉमन केसेज आर प्रिवेंटेबल, ये तो बता चुका हूँ। कैंसर इज द सेकेंड हाईएस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा 70% ऑफ कैंसर डेथ्स अकर इन लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज। अप टू 3.7 मिलियन लाइव्स कुड बी सेव्ड ईच ईयर बाय इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। यदि पहले से रोकथाम की जाए, पहले से जांच पड़ताल की जाए और उसका सही उपचार किया जाए तो 3.7 मिलियन जिंदगियों को बचाया जा सकता है प्रत्येक साल। तो यह बहुत, यही कारण है कि ये दिवस जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। द टोटल एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कैंसर $1.16 ट्रिलियन, यह भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत में आंकड़ा यदि देखें तो भारत में 25 लाख लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। हर साल 7 लाख नए लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं और कैंसर के कारण हर साल 5,56,400 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो यह जो है लेटेस्ट आंकड़ा है भारत से संबंधित कैंसर का। आगे देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंसर केसेस इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 2020 में 13.9 लाख केस हो जाएगा और यह जो है 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख हो सकता है भारत में। ठीक है, और यह जो रिपोर्ट है वह नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 है, तो लेटेस्ट आंकड़ा है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैंसर का जो इलाज है और कैंसर का रोकथाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब देखते हैं आखिर कैंसर है क्या। तो कैंसर रोगों के समूह का सामान्य नाम है जिसमें शरीर के भीतर कुछ कोशिकाएं किसी कारण अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं। अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है तथा जिसके कारण गंभीर रोग, विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। एज पर WHO के अनुसार कैंसर इज अ जेनेरिक टर्म यूज्ड फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कुड अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी शरीर के किसी भी भाग को यह प्रभावित कर सकता है और ये एक बीमारियों के बड़े समूह का नाम है। ठीक है, जेनेरिक टर्म है। आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। तो मोस्ट कैंसर्स आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल और बिहेवियरियल एक्सपोजर्स, मतलब कि अधिकतर जो कैंसर के मामले होते हैं वह वातावरण के कारण होते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल के कारण होते हैं और जो हमारे व्यवहार का जो एक्सपोजर होता है उसके कारण होते हैं। कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम एन अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो ग्रोथ होता है अनियंत्रित हो जाता है कैंसर में। ठीक है, नॉर्मल सेल्स इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डिवीजन एंड डेथ। जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, वह हमारी वृद्धि के लिए, और जो डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके लिए और हमारी मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती है। जब नॉर्मल फंक्शनिंग इन कोशिकाओं का जो है हैम्पर होता है या फिर रुकता है, तब
ये क्या करती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है, और इसके कारण कैंसर होता है। अनलाइक नॉर्मल सेल को यदि छोड़ दें, नॉर्मल सेल के विपरीत ये कैंसर सेल क्या करती हैं कि ये प्रोग्रामेटिक डेथ इनका नहीं होता है, मतलब जिस प्रकार से कोशिका की मृत्यु होनी चाहिए उस प्रकार से इनकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, जब सेल काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम फट जाता है और वहाँ से लिक्विड निकलता है और इस कारण से कोशिका मर जाती है। तो यहाँ पर जो कैंसर सेल होते हैं उनमें इस प्रकार का प्रोग्रामेटिक डेथ नहीं होता है। इसके बदले ये क्या करती हैं, बढ़ना जारी रखती हैं और डिवाइड होना जारी रखती हैं, ठीक है, और इससे जो आपका सेल का वृद्धि होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है, ठीक है, और इसी कारण से कैंसर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कैंसर के कारण क्या है वो देख लेते हैं। तो कैंसर बहुघटकीय या कई कारक वाला रोग है, यानी कि किसी एक प्रकार के कैंसर के लिए कोई एक कारण नहीं होता है। कुछ बाहरी एजेंट कैंसर उत्पन्न करने के कारण यानी कि कैस्किनोजेंस के रूप में कार्य करते हैं। कैस्किनोजेंस बोलते हैं कारक को, कैंसर के कारण को, ठीक है, और कौन कौन से कारण हैं वह हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। शारीरिक कैंसरकारी तत्व जैसे पराबैंगनी और आयनीकरण विकिरण, और यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि अल्ट्रावायोलेट लाइट के कारण जो है 4.7% जो कैंसर होता है वो होता है, ठीक है। रासायनिक कैंसरकारी तत्व जैसे कि एस्बेस्टस, तंबाकू, एफ्लोटॉक्सिन यानी कि दूषित आहार और आर्सेनिक दूषित पेयजल। अब देख सकते हैं टोबैको के कारण जो है सबसे ज़्यादा 19.4% होता है, ठीक है, अल्कोहल के कारण 5.6% होता है। जैविक कैंसरकारी तत्व जैसे कि कुछ वायरस, बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस और मानव पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV जैसे परजीवियों से होने वाला संक्रमण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था कैंसर के विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। उसके अलावा तंबाकू और अल्कोहल का सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार एवं शारीरिक निष्क्रियता कैंसर के प्रमुख जोखिम के कारक है। और चार्ट में आप देख लीजिए कि एक्सेस बॉडी वेट जो होता है उसके कारण 7.8% कैंसर होता है। इसके बाद आपका गलत डाइट के कारण 4.2% होता है। कैंसर कॉजिंग पैथोजेंस और इनके कारण 3.3% होता है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, यदि आप काम करना बंद कर देते हैं, शरीर को एकदम शिथिल रख देते हैं, तो 2.9% आपका कैंसर होने का चांस होता है। इसलिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आगे इस फिगर में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं कैंसर के। तो इसमें आपका ओवरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, फिर आपका सर्वाइकल कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर है, अलग अलग तरह का कैंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो आवाज़ में बदलाव आना, कर्कश आवाज़ आना, गला बैठ जाना या लंबे समय तक खांसी होना। इसके अलावा 3 सप्ताह से अधिक मुंह और जीभ में छाले होना, खांसने पर खून आना, ब्रेस्ट में आकार में बदलाव आना, गांठ होना या फिर डिस्चार्ज या खुजली होना, कफ के साथ खून आना, मोशन में खून आना, भूख न लगना, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे लंबे समय तक कब्ज, लूज मोशन या बार बार मोशन। तो ये सब जो है आपके कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो महिलाओं को पीरियड्स के बिना ही ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना जो है यह आपका कैंसर का लक्षण हो सकता है। यूरिन में खून आना, यूरिन पास करने में परेशानी होना, सांस फूलना, पानी पीने या कुछ निगलने में परेशानी होना, लगातार सीने में जलन होना या फिर अपच होना, लगातार पेट फूलना। तो ये सब जो है आपका कैंसर के लक्षण है। और यदि आप में ये होते हैं तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से जल्द मिलिए, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में कैंसर से हर मिनट एक शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। 70% पीड़ितों की मौत कैंसर का पता चलने से 1 साल के भीतर ही हो जाती है। आगे देखिए 80% कैंसर के मरीज आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ये सब अवेयरनेस की कमी के कारण ही हो रहा है, ठीक है, और इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे देखते हैं 71% कैंसर पीड़ितों की मौत 30 से 69 साल की उम्र में हो जाती है।
इसके अलावा 15% कैंसर के मरीज बच्चे और युवा हैं, जबकि दुनिया में यह अनुपात सिर्फ 0.55% है। तो देख सकते हैं जो आंकड़ा 0.55% है वो विश्व में, वो आंकड़ा यहाँ पर 15%, और यह सब जो है आपका अवेयरनेस की कमी के कारण है। भारत में सबसे ज़्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के आए हैं और मौतें भी सबसे ज़्यादा इसी से हुई हैं। ब्रेस्ट कैंसर से आप देख सकते हैं 1,62,000 मामले आए हैं और 87,000 मृत्यु हुई है। इसके बाद मुंह के कैंसर से देखें तो 1,20,000 केसेज आए हैं, जिसमें 73,000 मृत्यु हुई है। इसी प्रकार से गर्भाशय के कैंसर से 97,000 मामले आए हैं और 60,000 मृत्यु हुई है। फेफड़ों के कैंसर के 68,000 मामले आए हैं और 63,000 मृत्यु हुई है। आपका अमाशय के कैंसर के 57,000 मामले आए हैं और 51,000 मृत्यु हुई है। तो ये सब आंकड़े जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मामले जो आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं, और इसलिए महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है कैंसर। कैंसर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी बन गया है। पिछले 2.5 दशक में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या में 2 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हो चुकी है। यही नहीं, देश में होने वाली कुल मौतों में कैंसर की हिस्सेदारी बढ़कर 8.3% हो चुकी है। तो यह जो आंकड़ा है वह आप जरूर मेंस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साल 1990 में देश में कैंसर के चलते 3.82 लाख मौतें हुई थी। 2016 में यह संख्या बढ़कर 8.13 लाख हो गई। ठीक है, तो मतलब लगभग 3 गुना हो गया यह संख्या 26 साल में। ठीक है, यहाँ चिंता का विषय यह है कि आमतौर पर जागरूकता की कमी से कैंसर होने की बात कही जाती है, लेकिन कैंसर के सबसे अधिक मामले केरल में सामने आए हैं, जहाँ साक्षरता दर देश में सबसे ज़्यादा है। तो जागरूकता जो है वो बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसके प्रति लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, आगे हम और भी आंकड़े देखते हैं। वर्ष 2016 में केरल में कैंसर के मामलों की दर प्रति लाख आबादी पर 135.3 थी। केरल के बाद मिजोरम 121.7, हरियाणा 103.3, दिल्ली 102.9 दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर आपका केरल है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे पर हरियाणा और चौथे पर दिल्ली है। ठीक है, प्रति लाख 53.9% की दर के साथ बिहार में कैंसर का प्रकोप सबसे कम है। तो बीपीएससी के लिए जो है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं झारखंड, मिजोरम 64.3 संयुक्त रूप से कम कैंसर के मामले में दूसरे स्थान पर, और राजस्थान और तेलंगाना 72.6 संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले वाले जो हैं 1 से 4 तक बताए गए हैं, और सबसे कम मामले वाले भी 1 से 3 तक बताए गए हैं नीचे से। ठीक है, तो दोनों आंकड़े जो है, यह आंकड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के लिहाज से, आप यूज भी कर सकते हैं मेंस में। आगे देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं रोकथाम के लिए। तो स्मोक मत कीजिए, टोबैको का यूज मत कीजिए, मेक योर होम स्मोक फ्री, इंजॉय अ हेल्दी डाइट, अपना जो डाइट है वो स्वास्थ्यप्रद रखिए। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द मदर्स कैंसर रिस्क। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है माताओं में वो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने से कम हो सकता है। इसके अलावा अवॉइड टू मच सन, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सीधा सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा मत बैठिए, ताकि अल्ट्रावायोलेट रे से जो आप प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा रिड्यूस इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन, जो घर के भीतर है या बाहर में जो एयर पॉल्यूशन है उससे बचिए या फिर उसको कम कीजिए। बी फिजिकली एक्टिव, हमेशा फिजिकली एक्टिव रहिए, शरीर को शिथिल मत बनने दीजिए, डल मत बनिए। इसके बाद है लिमिट अल्कोहल इनटेक, मतलब कि जो शराब का सेवन करते हैं उसको या तो सीमित कीजिए या फिर छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका बचाव के उपाय हो सकते हैं कैंसर से बचने के। आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो कई रंग वाले फल और सब्जियां खाइए। कैंसर से लड़ने में फलों और सब्जियों को बहुत फायदेमंद माना जाता है। अलग अलग रंग के फलों और सब्जियों में ज़्यादा और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फल और सब्जियां हर तरह के कैंसर की संभावना को कम करते हैं। अपने डाइट में गहरे लाल, हरे रंग और नारंगी रंग की सब्जियां शामिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं सलाद का फोटो मैंने दे दिया है जानबूझ करके कि आपको देख करके मुंह में पानी भी आ जाए और आप जो है इस पर ध्यान भी दें। आगे देखते हैं, फोलेट वाली चीज़ें खा सकते हैं। फोलेट एक महत्वपूर्ण विटामिन बी है जो कोलोन, रेक्टल और
ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फोलेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। फोलेट की मात्रा बढ़ाने के लिए संतरे का जूस, खरबूजे और स्ट्रॉबेरी खाएं। इसके अलावा अंडे, बीन्स, सूरजमुखी के बीज और पालक भी फोलेट के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो ये इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं। तो स्टडीज़ के मुताबिक टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन प्रोस्टेट से लेकर अन्य कई तरह के कैंसर से बचाता है। इसके अलावा टमाटर से बने प्रोसेस्ड फूड, जैसे प्रोसेस्ड फूड यानी कि प्रसंस्कृत जो भोजन होते हैं, जैसे जूस है, सॉस है, पेस्ट है, ये सब जो है कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, तो ग्रीन टी को कैंसर से लड़ने में काफ़ी मददगार माना जाता है। स्टडी में पाया गया है कि ग्रीन टी कोलोन, लीवर, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट सेल्स के कैंसर से बचाती है। ये फेफड़ों के टिश्यू और स्किन पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। ग्रीन टी ब्लैडर, पेट और पैंक्रिएटिक कैंसर के खतरे को भी कम करती है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए। आगे देखते हैं, अंगूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अंगूर और इसके रस में रेस्वेराट्रॉल नामक यौगिक होता है। रेस्वेराट्रॉल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रेस्वेराट्रॉल कैंसर की वजह से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है। तो यह जो है अंगूर में यह तत्व यह यौगिक होता है जो कि आपको कैंसर से बचा सकता है। तो अंगूर भी आप सेवन कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। आगे है पानी और अन्य फ्लूइड। पानी न केवल प्यास बुझाता है बल्कि यह ब्लैडर के कैंसर से भी बचाता है। डाइट में फ्लूइड की मात्रा बढ़ाने से पेशाब ज़्यादा लगती है और इसकी वजह से ब्लैडर हमेशा साफ रहता है, जो कैंसर की संभावना को कम करता है। और क्या कर सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। राजमा में भी कैंसर विरोधी गुण होते हैं। इनमें कई गुणकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो उन कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। स्टडीज़ के अनुसार राजमा में पाए जाने वाले पोषक तत्व ट्यूमर को भी बढ़ने से रोकते हैं। आगे देखते हैं, गोभी, ये लास्ट है। ब्रोकली, बंद गोभी और पत्ता गोभी, ये सारे गोभी के प्रकार हैं और ये हम लोग जानते ही हैं, सब मार्केट में आपको मिल जाएगा। इन गोभी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हर तरह के कैंसर से बचाते हैं। इन्हें हल्का फ्राई करके खा सकते हैं या सलाद की तरह डाइट में भी शामिल किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं लीजा रे को। साल 2010 में अभिनेत्री और मॉडल लीजा रे को कैंसर होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के लिए महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। लेकिन लीजा रे ने हार नहीं मानी और अंत में मौत को मात दे दी। वो आज सफल वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रही हैं। तो ये हैं कुछ प्रेरणाप्रद कहानियाँ जिनसे कैंसर के मरीजों को मदद मिल सकती है। इसके अलावा युवराज सिंह को देख सकते हैं। साल 2011 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह को बाएं फेफड़े में कैंसर था, जिसके बाद ये अमेरिका में कीमोथेरेपी के लिए गए। ठीक है, और ज़िंदगी के असल मैदान में भी इन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और इसके छक्के भी छुड़ाए, कैंसर के छक्के भी छुड़ा दिए और इस बीमारी पर शानदार जीत हासिल की। तो युवराज सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए जो भी कैंसर के मरीज हैं उनको। आगे देखते हैं, मनीषा कोइराला। जी हाँ, इलू इलू गर्ल के नाम से विख्यात मनीषा कोइराला ने भी कैंसर का सामना बड़ी हिम्मत के साथ किया। जटिल थेरेपी से गुजरने के बाद भी मनीषा ने जीने की आस नहीं छोड़ी और कैंसर से जंग जीतने में सफल हुई। वो वापस फिल्मों में सक्रिय हो गई हैं और आज उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कभी ये कैंसर की चपेट में थी। और इनका ट्वीट तो बराबर आते रहता था, ये अपना फोटो डालती रहती थी। सोनाली बेंद्रे के बारे में देखते हैं। खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे मेटास्टेटिक कैंसर से जंग लड़ चुकी हैं। सोनाली बेंद्रे ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी। सोनाली बेंद्रे ने न्यूयॉर्क में इलाज करवाया और जंग जीतकर वतन वापसी की। अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात करने वाली सोनाली ने अपनी जंग की जर्नी को भी लोगों से खुलकर बांटा था और हिम्मत के साथ इस बीमारी का सामना किया था। तो लोग इनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं संजय दत्त। जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने भी हाल ही में कैंसर की जंग जीती है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे एक्टर संजय दत्त ने इस बारे में एक लंबी पोस्ट लिखी थी। 61 वर्षीय संजय दत्त को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ कुछ टेस्ट हुए थे। 11 अगस्त को रिपोर्ट में चौथी स्टेज
के लंग कैंसर का पता चला था। उनका परिवार उन्हें विदेश ले जाकर इलाज करवाना चाहता था, लेकिन कुछ कानूनी वजहों से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ही उनका इलाज करवाया गया, जहां से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। हालांकि इलाज तो बहुत महंगा होता है, लेकिन संजय दत्त ने भारत में ही इलाज करवाया और भारत में ही इलाज करके ये ठीक हो गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में भी कैंसर का प्रभावी इलाज मौजूद है। इसके अलावा इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों ही महान एक्टर, और दुख की खबर है कि हम लोग इनको खो चुके हैं। बॉलीवुड ने अपने इन दो अमूल्य सितारों को पिछले साल खो दिया, लेकिन ये दोनों सितारे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी के अंतिम सांस तक कैंसर से लड़ते रहे, वो भी अपनी पूरी जिंदादिली से। जिस तरह से इन दोनों कलाकारों ने पर्दे पर अपनी मधुर मुस्कान से लोगों का दिल जीता था, उसी तरह से इन्होंने अपने आत्मविश्वास के दम पर अपनी लाइफ की जंग भी लड़ी और फाइटर की तरह लोगों के सामने आए। तो सैल्यूट है इन दोनों को, बेचारे नहीं रहे अब, फिर भी सैल्यूट है। मुमताज़ को था ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मुमताज़ को जानलेवा कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा था। मुमताज़ को ब्रेस्ट कैंसर था। आपको जानकर हैरत होगी कि मुमताज़ ने 54 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी को मात दी थी। डॉक्टर ने उन्हें कीमोथेरेपी के अलावा तैराकी और वजन कम करने की भी सलाह दी थी। मुमताज़ ने न सिर्फ इस उम्र में स्विमिंग की, बल्कि अपना वजन भी कम किया। मुमताज़ सही मायनों में कैंसर के मरीजों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती हैं। तो इनका जो एक्टिंग था वो भी अपने ज़माने में मिसाल था। अपने बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं इनके एक्टिंग के बारे में। आगे देखते हैं अनुराग बसु। इनको भी सब लोग जानते होंगे। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग बसु को ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 2 महीने का समय दिया था, लेकिन अनुराग ने हिम्मत नहीं हारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुराग ने अपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का निर्देशन अस्पताल से ही किया था। अंत में अनुराग के हिम्मत के आगे कैंसर भी हार गया था। तो ये थी कुछ कहानियाँ, प्रेरणास्पद कहानियाँ, जिनसे सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और अंत में फिर से हम लोग यह प्रण लेते हैं कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनके हौसले को बढ़ाना है। इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों का संकल्प टूटने नहीं देना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली हो, तो ज़रूर से ज़रूर, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इसके अलावा यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।